नमस्कार, मैं कान्हा धनगर। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री दान कुमार इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में किस प्रकार को लेकर विद्यार्थियों के मन में एक डर बना रहता है परीक्षा को लेकर। उस डर को निकालने के लिए उन विद्यार्थियों के कुछ क्वेश्चनों को लेकर हम आए हैं मैम के पास और उन सभी सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा में। धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से कोरोना वायरस चला 2020 में और उसके बाद परीक्षाएं कराई जा रही हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विद्यार्थियों की परीक्षाओं पर कुछ असर देखने को पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा तो सही, लेकिन जो बच्चे थोड़ा एक्टिव हैं तो उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण भी किया है और फिर 9 to 12 तक के विद्यालय विधिवत खुल भी गए थे अक्टूबर से, तो उन पर तो शायद नहीं पड़ेगा क्योंकि परीक्षा भी थोड़ी लेट हो रही है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, छोटे बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, जो 8 तक के बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। मैम, जो वर्तमान में शिक्षा नीति चल रही है, वर्तमान में शिक्षा दी जा रही है, उस पर आपके क्या विचार हैं? वर्तमान में ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यही है कि उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता थी जो नहीं हो रहा है बहुत लंबे समय से। अभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत होगा। तो हमारे पास कुछ सवाल हैं जो विद्यार्थियों ने हमें भेजे हैं। एक नेहा कुमारी हैं, इलाहाबाद से क्वेश्चन कर रही हैं कि मैम, पूरी तैयारी करने के साथ परीक्षा देने के बावजूद मन में डर बना रहता है, इसका सामना कैसे करें? मन में डर नहीं बना रहना चाहिए। जब हमारी तैयारी पूरी हो गई है तो डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके फिर भी डर है क्योंकि बच्चे हाई स्कूल में प्रथम बार परीक्षा में बैठते हैं, बोर्ड परीक्षा में। तो इसके लिए एक ही सबसे अच्छा उपाय है कि आप लिख के प्रैक्टिस करें। भाई, एटलीस्ट आपको परीक्षा में लिखना ही है तो मन का भय निकल जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन पेपर ले लें, अनसॉल्व पेपर ले लें और उसमें पूरा टारगेट करके अपना 3 घंटे बैठें जैसे आप परीक्षा में ही बैठ रहे हैं और लिख के कोशिश करें। फिर उससे स्वयं अपने शिक्षक से या गार्जियन से या किसी से भी आप ये स्वयं चेक कर सकते हैं। चेक करके देखें हमने कहाँ गलती की। जब गलती नहीं कर रहे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल निडर होकर परीक्षा दीजिए, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 12वीं के छात्र हैं, आगरा से हैं, अभिनव कुमार इनका नाम है। पूछ रहे हैं कि मैम, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि मुझे परीक्षा में कितने अंक लाने होंगे ताकि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य हो सकूं। अभिनव का प्रश्न है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं से इस परीक्षा के अंकों का कोई तालमेल नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आपको कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी विषय वस्तु के बहुत अच्छी तरह से और पूरा पढ़ना है। शॉर्टकट नहीं मारना है कि परीक्षा उपयोगी जो चीज़ें हैं उसको आपने बहुत अच्छे से रट लिया और अच्छे अंक ला रहे हैं आप, वह नहीं करना है। प्रतियोगी परीक्षा यदि आपको भविष्य में उत्तीर्ण करनी है तो आपको विषय वस्तु को बहुत गहराई से पढ़ना होगा। बिल्कुल मैम, अगला सवाल है रोहन कुमार का है कि परीक्षा के समय बहुत घबरा जाता हूँ और इस घबराहट में पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि जिससे यह दिक्कत ही ना हो? ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, लेकिन उसके लिए यदि टीचर्स और पेरेंट्स का गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप लिखने की प्रैक्टिस करें। मैं समझती हूँ जितना आप लिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जब आप लिख पा रहे हैं तो आपको विश्वास होगा कि मैं परीक्षा में भी लिख लूँगा और आपकी घबराहट कम होगी। और थोड़ा सा अपना खान पान पर ध्यान रखें, खान पान सादा खाना खाएं और योग व्यायाम भी करें साथ में। अगला सवाल रोहिणी कुमारी का है, अगर पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई से सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी पढ़ाई से ध्यान क्यों भटक रहा है। उस क्यों प्रश्न के समस्या जो समस्या है आपके अंदर, उसको सॉल्व कर लीजिए। कहीं ना कहीं दिमाग आपका किसी दूसरी चीज़ की तरफ फोकस हो रहा है, आप वहाँ से अपने माइंड को डाइवर्ट करें और एक दिनचर्या, एक निश्चित टाइम टेबल शेड्यूल बना लें। उस शेड्यूल के अंतर्गत एक टारगेट फिक्स करें कि मुझे इतना पढ़ना ही है और आप उसे पढ़िए। एक दिन मान लो टारगेट पूरा नहीं होता, दूसरे दिन उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करिए, तो आपका जो मन भटक रहा है वह सही होगा। और योग प्राणायाम अवश्य करें, कुछ समय निकालें, चिंतन करें, योग प्राणायाम करें, उससे आपका एकाग्रता और बढ़ेगी। कुछ विद्यार्थियों का सवाल ये भी रहता है कि कंपटीशन को देखते हुए हमारे माता पिता
जब अन्य बच्चों से हमारी तुलना करते हैं तो मन निराश हो जाता है। इस स्थिति का सामना कैसे किया जाए? हाँ, ये होता है। माता पिता कुछ अपेक्षाएं रखते हैं बच्चों से और बच्चों से तुलना करने लगते हैं, लेकिन उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स की भी अपनी अपेक्षाएं, आप उनकी अपेक्षाओं को जानो और उससे भी बेहतर करने की कोशिश करो, उससे भी बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करो, तो आप निराश क्यों होंगे। और हो सकता है कि आप पेरेंट्स किसी दूसरे फील्ड में आपसे अपेक्षा रख रहे हों और आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं, तो आप अपने मन की बात अपने पेरेंट के साथ साझा करें और उनसे इस सब्जेक्ट पे वार्तालाप करें कि मैं ये नहीं, आप जो चाहते हैं मैं ये चयन करना चाहता हूँ आगे के लिए। मैम, कुछ विद्यार्थियों का सवाल ये भी है कि माँ बाप परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का प्रेशर डालते हैं, वो कभी संतुष्ट नहीं होती, क्या ये सही है? ये ठीक तो नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स वैसे करते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। पेरेंट्स भी समझ रहे हैं हमारे बच्चे ने किस प्रकार से पढ़ा है, हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। पेरेंट्स को चाहिए नंबरों की बजाय बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी दें पढ़ने की। बच्चे को कहाँ हमारा बच्चा वीक है उसको एनालिसिस करें, उसके आधार पर उसको समाधान करें। मान लीजिए बच्चा इंग्लिश सब्जेक्ट में वीक है, बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छा है, तो आप उसको, माता पिता को चाहिए अंकों की तरफ फोकस करने की बजाय बच्चे की कमजोरी की तरफ फोकस करें और उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करें। स्वयं पढ़ाएं या किसी ट्यूटर से पढ़वाएं या जैसे भी उचित समझें, उस बच्चे की कमजोरी को दूर करें, ना कि उसके नंबर को फोकस करें। हाँ, लेकिन पेरेंट्स ऐसा करते हैं कुछ। अगला सवाल मैम विद्यार्थियों का है ग्रुप का कि पढ़ाई पर फोकस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और परीक्षा के समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कैसे कम करें? मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करने के लिए तो अपनी इच्छा शक्ति चाहिए। उसे तो बल्कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? मोबाइल फ़ोन का कम यूज कैसे करें और फोकस कैसे करना चाहिए शिक्षा पर? शिक्षा पर फोकस करने के लिए तो आपको टाइम टेबल बनाना होगा और दृढ़ निश्चय के साथ आपको उस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। कोई कठिनाई आ रही है उसे फॉलो करने में, तो उस कठिनाई को दूर करने का भी उपाय सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें पढ़ने में हमारा टारगेट जो हमने फिक्स किया है वो हमारा पूरा नहीं हो रहा, तो किसी अपने अच्छे शिक्षक से सलाह लीजिए या अपने पेरेंट्स से सलाह लीजिए कि हमारा जो हमारा टाइम टेबल डिसाइड किया उसमें वो हमारा अचीव नहीं हो पा रहा। तो अचीवमेंट में कहीं दिक्कतें आती हैं। बच्चे कई बार टारगेट कर लेते हैं मुझे इतना इतना लेसन पढ़ना, और कंप्लीट नहीं होता, लेकिन उसके लिए किसी अच्छे सहयोगी की आवश्यकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना लीजिए आप, लेकिन उसे अचीव करिए, अचीव करने का पूरा प्रयास करिए, तो आपका ये फोकस जो है पूरा हो जाएगा। परीक्षा और पढ़ाई में योग कैसे हमारी मदद करता है? योग से कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? योग से मनुष्य की सारी क्रियाएं एकाग्रचित हो जाती हैं, बुद्धि का विकास होता है, शरीर स्वस्थ होता है, मन एकाग्रचित होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को कुछ समय योग अवश्य करना चाहिए। जब मन एकाग्रचित होगा, ध्यान नहीं भटकेगा योग के माध्यम से, तो पढ़ाई में मन लगेगा और एकाग्रचित होगा, और ये पढ़ाई में बहुत अधिक सहयोगी है अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ। मतलब हर विद्यार्थी को योग अवश्य करना चाहिए। योग और थोड़ी देर ध्यान प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। अगला सवाल हमारा आ रहा है, परीक्षा के दौरान बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप शिक्षकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? शिक्षकों को बच्चों से बात करनी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी कुछ कठिनाइयाँ उनको जानना चाहिए और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और परीक्षा का जो डर है उसको अगर कोई शिक्षक चाहे तो उसे बार बार प्रैक्टिस करा के, क्योंकि शिक्षक ही कॉन्फिडेंस ला सकता है बच्चे के अंदर। परीक्षा का डर है या थोड़ा कमज़ोर बच्चा है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है कि बच्चे तुम इतना कर पा रहे हो, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत कर लो तो तुम इतना कर लोगे। तो टीचर को चाहिए कि बच्चे का मनोबल बढ़ाएं और उसकी जो कमज़ोरी है उसको जानें और उसे दूर करने की कोशिश करें। मैम, अगला सवाल ये आ रहा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए नंबर की वैल्यू है, अच्छे नंबर लाने की वैल्यू है, या जो ज्ञान है हमारे अंदर उसकी वैल्यू है?
अच्छे नंबर लाने की तो बस उतना ठीक है, जितना आप पढ़ रहे हैं तो नंबर तो आएंगे, लेकिन ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, जो कि आज के समय में केवल नंबर पर फोकस है, वो नहीं होना चाहिए। मैम अगला सवाल एक विद्यार्थी का आगरा से है कि जो अभी कुछ सालें निकल के गई हैं उसमें ऐसे ऐसे रिजल्ट देखने को मिले हैं जहां पर जो विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है उस विद्यार्थी के हाई स्कूल इंटर में अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन जो विद्यार्थी रियल में इंटेलिजेंट है वो विद्यार्थी पीछे रह गए। तो जो विद्यार्थी होशियार हैं वो पीछे रह गए हैं, उनको उनके दिमाग में क्या धक्का लगता है ऐसा देखकर? हाँ, बच्चों को थोड़ा अफसोस तो होता है जब अपने साथी कम पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आज मान लो किसी प्रकार से, ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगी कि किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से मान लो अधिक अंक ले आया, तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा और उसके पूरी तरह बौद्धिक विकास नहीं होगा। जब कोई चीज़ पढ़ी नहीं है तो कहीं भी वो सक्सेस नहीं होगा, तो उस अंक से कोई लाभ नहीं है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है उन बच्चों को जिनके कम अंक आए। हमारा एक पर्सनल सवाल है कि अभी जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए नकल विहीन परीक्षाएं कराई जा रही हैं सीसीटीवी कैमरे के अंदर, क्या ये सही है? हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कहीं जहाँ साफ़ सुथरा सेंटर चलते थे वहाँ तो चाहे कैमरे से कराइए या बिना कैमरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ थी। क्योंकि बच्चे को देखिए, बच्चे को नकल विहीन परीक्षा ही करानी चाहिए। जब बच्चों को ये लगता था कि मैं नकल से पास हो जाऊंगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका था, वो पढ़ता ही नहीं था। ये मैंने स्वयं भी देखा है। जब से कैमरा के अंतर्गत परीक्षा शुरू हुई है, तब से बच्चों ने पढ़ना शुरू किया है, तो ये ठीक है। कैमरा से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली जो चल रही है वर्तमान में, कोरोना वायरस चला, ऑनलाइन के द्वारा शिक्षा दी गई, क्या ऑनलाइन पढ़ाई स्कूल की जगह ले सकती है? कभी नहीं, स्कूल की जगह तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं ले सकती है। लेकिन हाँ, कोरोना के समय में तो देखिए कोई विकल्प ही नहीं था, तो स्वाभाविक है एक विकल्प के रूप में हमने उसे चुना और थोड़ा बहुत उससे लाभ भी हुआ। क्योंकि जब मान लो ये विकल्प भी नहीं होता कोरोना के समय में आज, तो हमारे बच्चे बहुत पिछड़ जाते। तो लाभ तो हुआ है, लेकिन इस विशेष परिस्थिति में स्कूल की जगह, विद्यालय की जगह नहीं ले सकता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे मैम जिनके पास में फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन वगैरह नहीं है, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई। तो उन विद्यार्थियों का सवाल ये रहता है कि हमने कोरोना वायरस के समय में शिक्षा का नहीं लाभ ले पाया या शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई परिस्थितियों में, तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन करना चाहेंगे इस जो समय बचा है परीक्षा का? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई हैं बहुत सारे बच्चों की, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम किया। डीडी डिश पर एक शिक्षण चैनल शुरू किया। उसके बाद अब स्वयं प्रभा चैनल पर भी शिक्षण चैनल शुरू किया। स्वयं प्रभा पर पढ़ाई हो रही है और बहुत बेहतर पढ़ाई हो रही है, मैंने स्वयं देखा है। तो बच्चे उसको टीवी के माध्यम से शिक्षा लें। और अब तो रेगुलर स्कूल खुल ही गए हैं, 9 to 12 तक के। वो बच्चे तो अब पढ़ रहे हैं रेगुलर, लगभग अक्टूबर से पढ़ा है, तो उनके लिए समस्या नहीं है। समस्या छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों के लिए तो आप घर पे ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा उनको, और इस साल थोड़ा सफ़र तो करेंगे ही, लेकिन टीवी उनके लिए एक बेहतर विकल्प है, उससे आप पढ़ सकते हैं। मैम अभी एक सवाल मन में दिमाग में रहता है, जो विद्यार्थी ऐसे हैं, कोरोना वायरस चला है और देखा भी गया था जो डिग्रियां के कोर्स थे, BA BSc वगैरह थे, उनमें बच्चे प्रमोट भी किए गए थे। हाँ। बिना परीक्षा के। हाँ। तो कहीं ना कहीं अभी भी हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी कुछ ऐसे हैं जिनके दिमाग में चल रहा है कि ये हम भी प्रमोट हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब तो नहीं, अब तो लगभग सभी स्थिति सामान्य हो गई है। सारी परीक्षाएं, कंपटीशन परीक्षाएं हैं और सारी परीक्षाएं अब ऑफलाइन हो रही हैं। परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, ये चीज़ तो बच्चों के दिमाग में नहीं रहनी चाहिए अब। बिल्कुल। बाकी जो विद्यार्थी हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि 30% सिलेबस को कम किया गया है, तो जो प्रश्न पत्र आने वाला है वो भी काफ़ी ईजी रहेगा। तो वो अभी ये सोच रहे हैं कि हम जो तैयारी करेंगे वो 1 महीना के बाद ही करेंगे, जो 1 महीना बचेगा। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या मोटिवेशन स्पीच है आपका? देखिए, 30% सिलेबस कम हुआ है, वो ठीक है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन भविष्य में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बैठना है, तो बच्चों को उस सिलेबस को भी
परीक्षा की दृष्टि से न सही, अपने भविष्य की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। और कम हुआ है, अच्छे अंक ला सकते हैं यदि आप उस पर फोकस करें तो 70% जो है उस पर फोकस करेंगे, अच्छे अंक आएंगे, लेकिन 30% को भी छोड़ना नहीं है, बच्चे को पढ़ना चाहिए। मैम कुछ विद्यार्थियों का सवाल ये भी रहता है, जब हमने भी परीक्षाएं दी थी तो हमारे मन में भी दिमाग में सवाल उठा था कि जब आने वाले दिन में, आने वाला जो कल होता है उसमें हमारा पेपर हो और हमें उस रात क्या करना चाहिए, किस तरह की स्टडी करनी चाहिए, कितने समय तक करनी चाहिए, जिससे हमारा मन संतुलित बना रहे। परीक्षा से एक दिन पहले बच्चों को लगता है मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ अब तक पढ़ चुके हो उसे केवल रिवीजन करना चाहिए, केवल रिवीजन करना चाहिए, नया नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सी कठिन चीज़ें लगता है कि अब अंतिम समय में पढ़ लें, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो विद्यार्थी परीक्षा देकर आते हैं उनका ये भी कहना रहता है कि हम यहाँ से गए थे तो हमें सब कुछ याद था, लेकिन जैसे ही हम परीक्षा में बैठे तो वो सब भूल जाते हैं। ये क्यों होता है? ये कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। बच्चे क्या, हम भी कई बार बहुत सारी चीज़ों में हड़बड़ाहट में भूल जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बच्चों को बार बार टेस्ट, अपने स्वयं के टेस्ट, स्वयं पर अपना लिख कर याद करना। अगर बच्चा लिख कर याद करेगा या स्वयं टेस्ट के माध्यम से अपने आप को स्वयं निरीक्षण करेगा तो उसमें उसकी इस चीज़ में सुधार होगा। क्या एक विद्यार्थी को शिक्षक के साथ किस तरीके का संबंध रखना चाहिए? विद्यार्थी को शिक्षक के साथ एक रेस्पेक्टेड रखना चाहिए, रेस्पेक्टेड रिलेशन रखना चाहिए और साथ में अपना हर बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक सबसे ज़्यादा उसका भला चाहने वाला होता है। तो बच्चे को अपनी जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ, वो सब शेयर करनी चाहिए और एक बहुत अच्छा निश्चल वाला रिलेशन उनके साथ रखना चाहिए। मैम ये भी देखने को मिल रहा है जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें जो शिक्षा दी जा रही है हाई स्कूल इंटर लेवल तक, वहाँ पर जो जिन बच्चों ने हाई स्कूल इंटर पास किया है वो ही विद्यार्थी वहाँ पे शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, शिक्षा में देखिए, एजुकेशन में तो जिस विषय को आपको पढ़ाना है उसके लिए कंप्लीट एजुकेशन वाला व्यक्ति ही टीचर रखना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे सिस्टम खराब चल रहा है। हाँ, वो बच्चे कैसे शिक्षा दे पाएंगे? तभी तो वहाँ से बच्चे छोटे स्कूलों से बच्चे उतने बेहतर नहीं आ रहे हैं, हमने ये अनुभव किया है। बिल्कुल मैम, हमारा सवाल नई शिक्षा नीति को लेकर है। आप वर्तमान शिक्षा नीति को देखकर और नई शिक्षा नीति की तुलना में किसे बेहतर समझती हैं? वर्तमान में जो शिक्षा नीति चल रही थी लंबे समय से, उसमें बदलाव की आवश्यकता थी, जो कि बहुत लंबे समय से इस पर ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब हुई है। ये पहले रटंत विद्या थी, कुछ पुरानी चीज़ें थी, टेक्निकल चीज़ें नहीं आ रही थी, वो सब चीज़ें बदली हैं। नई शिक्षा नीति अच्छी है। क्या नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर साबित होगी? हाँ, पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर है, क्योंकि उसमें उसको व्यवहारिक बनाया है और बहुत छोटे बच्चे को कितना 5 साल की उम्र तक कोई बुक्स का लोड नहीं है, वो खेल खेल से पढ़ना सीखेगा। उसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है और उस दौरान उसको इस प्रकार से सिखाने की प्रक्रिया है नई शिक्षा नीति में कि वो खेल खेल में सब कुछ सीख जाए। और आगे भी 6 क्लास से ही एक व्यवहारिक शिक्षा लैब के माध्यम से, कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया, कोडिंग भी सिखाई जाएगी 6 क्लास से, और 9th क्लास से बच्चा एक कोई टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा किया है। मैम कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनका मन कुछ और करने का होता है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस काम को नहीं करने देते हैं। उनका कहना होता है कि आप सरकारी नौकरी में जाइए, इस फील्ड में जाइए, लेकिन विद्यार्थियों का मन कुछ और ही फील्ड में होता है। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक शिक्षक की मदद ली जा सकती है। हाँ बिल्कुल, शिक्षक के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए बच्चे को, अपनी मनोभाव और अपनी सारी जो विचार हैं सब शेयर करना चाहिए। शिक्षक गार्जियन के साथ मिलकर उसकी मनोभावों को समझा सकता है, लेकिन बच्चों को अपने आप को एनालिसिस कर लेना चाहिए, क्या मैं जा रहा हूँ दिशा सही है। उसको सलाह भी लेनी चाहिए शिक्षक से या माता पिता से, अपनी मन की बात बताए शिक्षक को, माता पिता को। अगर लगता है कि ठीक है या तो ठीक है, अगर माता पिता को लगता है जो उन्होंने रास्ता चुना है वो गलत है तो जाने कि आखिर क्यों गलत है। तो शिक्षक सही सलाह दे सकते हैं, पेरेंट्स भी सही, अपनी बात डिस्कस करे बच्चा।
मैम हमारा अंतिम सवाल है, जो हमारे जितने विद्यार्थी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जिनके सवाल थे, जिन सवालों का जवाब आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से दिया, तो अब हम आपकी विचारधारा जानना चाहेंगे। आप किस तरीके से विचार हमारे दर्शकों को और हमारे जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या सलाह आप देनी चाहिए? अब परीक्षा के समय में अब समय बहुत कम बचा है। अब बोर्ड के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना टारगेट फिक्स कर लें, टाइम टेबल बना लें और उस शेड्यूल के अनुसार आप पढ़ें। और उस शेड्यूल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अपना शेड्यूल तय कर लें तो आप निश्चित ही अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो साथियों, हमारे साथ मौजूद थे श्री दान कुमार इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य जी, जिन्होंने बताया हमारे जितने भी परीक्षा पर चर्चा पर सवाल थे विद्यार्थियों के, उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैम ने बहुत ही सटीकता से दिए। शायद अगर आप इन प्रश्नों को और इन उत्तरों को मिलाकर अगर आप रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी सवाल आपके मन में उठते हैं, उन सवालों का जवाब आपको अवश्य मिल जाएगा। एक विद्यार्थी जीवन में जो हमने सवाल किए वो प्रश्न कॉमन है और यही प्रश्न एक विद्यार्थी की लाइफ में जगह जगह रुख बदलते रहते हैं। जी हाँ, ये बात कहने को आपको छोटी सी लग रही होगी, लेकिन यही सत्य है कि एक विद्यार्थी जब शिक्षण कार्य में होता है तो कहीं ना कहीं यही प्रश्न विद्यार्थी जीवन को तोड़ मरोड़ने का कार्य करते हैं। तो आप भी अगर एक विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं और आने वाले हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इन मैम के जवाबों को सुनिए और अपनी ज़िंदगी में उतारिए। वास्तव में इन सवालों के जिस तरीके से उत्तर दिए गए हैं वो वाकई सराहनीय योग्य हैं। आगे जितने विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो अपने क्वेश्चन इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में अवश्य डालते जाइए, जिससे आने वाले समय में हम जिस किसी शिक्षक का अगर इंटरव्यू लेते हैं तो आपके सवाल उस वीडियो में अवश्य पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और उस विद्यार्थी तक अवश्य पहुंचाएं जो विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। जय जवान, जय किसान।